अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट का हम लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल है। कैपेसिटेंस जो 3 कोर केबल में हम मेजर करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि ओवरहेड लाइन में हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो उनके कंडक्टर्स एक दूसरे से दूर होते हैं, तो हमारे पास उनमें कैपेसिटेंस जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें उनको इग्नोर भी कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारे पास अंडरग्राउंड केबल हैं उनमें जो कोर्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बेल्टेड केबल के जो कैपेसिटेंसेस हैं वो दिखाए गए हैं। ये जो 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास 3 कोर्स हैं। तो एक तो ये जो कोर्स हैं ये एक दूसरे के भी करीब होते हैं और ये शीट के भी करीब होते हैं, और ये शीट जो है ये अर्थ हुआ होता है अंडरग्राउंड केबल में। तो इन शीट्स और कोर के दरमियान भी कैपेसिटेंस होता है, और 2 कोर्स के दरमियान भी हमारे पास कैपेसिटेंस का इफ़ेक्ट होता है। अब एक तो ये रीज़न हुआ कि हमारे पास ये कोर्स एक दूसरे के भी करीब होते हैं और शीट के भी करीब होते हैं, तो अंडरग्राउंड केबल में कैपेसिटेंस ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड लाइंस। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है इन दोनों के दरमियान, उसकी परमिटिविटी एज़ कम्पेयर टू एयर ये हाई होती है। हमारे पास जो ओवरहेड लाइंस होती हैं उनमें जो हमारे पास वो परमिटिविटी होती है वो एयर की होती है, क्योंकि उनके दरमियान 2 कंडक्टर्स के दरमियान हमारे पास एयर एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसकी परमिटिविटी एज़ कम्पेयर टू एयर हाई होती है। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से हमारे पास ये जो कैपेसिटेंस हम मेजर करते हैं 3 कोर केबल में, अंडरग्राउंड केबल में, वो हमारे पास ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ये 3 कोर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, और इनमें चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होता है, और वो उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इफ़ेक्ट को हम कैपेसिटेंसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सी है ये कोर कैपेसिटेंस है, मतलब 2 कोर्स के दरमियान जो कैपेसिटेंस है उसको हमने सी से डिनोट किया है, और जो कोर और शीट के दरमियान कैपेसिटेंस है उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो सी हैं तीनों कोर्स के दरमियान जो कैपेसिटेंस है वो डेल्टा बना रहा है, डेल्टा कनेक्शन बना रहा है, और जो हमारे पास सी है जो कोर शीट कैपेसिटेंस है वो हमारे पास स्टार कनेक्शन बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको स्टार और डेल्टा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सी ये स्टार बना रहा है, और ये जो सी है ये डेल्टा बना रहा है। अब यहाँ पे इसमें दोनों स्टार और डेल्टा कंबाइन है, तो इसमें हमारे पास जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम या तो ये जो स्टार है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, या ये जो डेल्टा है उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास एक कनेक्शन आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस है वो आसान होंगी। तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो स्टार कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड सी है उसको हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट हम ड्रॉ करते हैं स्टार, ये सी इक्विवेलेंट हमने इधर लिखा है। अगर इसका हम ये जो स्टार है ये ड्रॉ करें तो हमारे पास जो 2 कोर्स के दरमियान वाला कैपेसिटेंस है
इस स्टार कनेक्शन में इन दो कोर्स के दरमियान वाला कैपेसिटेंस इन दो कोर्स के दरमियान वाले कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों सीरीज़ में बन रहे हैं। तो इसका हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास हाफ, क्योंकि हमारे पास ये सीरीज़ में बन रही है तो आप लोगों को पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज़ में रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह एक्ट करता है, और जो पैरेलल में कैपेसिटेंस होते हैं वो रेजिस्टेंस के सीरीज़ की तरह एक्ट करते हैं। तो ये सीरीज़ में ये दोनों कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस हैं वो सीरीज़ में बन रहे हैं, तो इन दोनों का सीरीज़ सम जो होगा वो हाफ सी इक्विवेलेंट होगा। ये इक्वल होगा इन दोनों कोर्स के दरमियान जो कैपेसिटेंस है। तो इन दोनों कोर्स के दरमियान कैपेसिटेंस क्या है, ये सी जो है ये इन दो सी के सीरीज सम के पैरेलल आ रहा है, मतलब ये वाला पैरेलल है इन दोनों के सीरीज सम का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी है ये पैरेलल है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होते हैं, ये पैरेलल है इन दोनों के सीरीज सम का। तो सीरीज सम जो है वो कैपेसिटेंस का सीरीज सम जो होता है वो क्या होता है, हाफ सी। दोनों सेम है तो इनका हाफ आएगा। अब अगर हम इसका सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट होगा, इस ये जो हाफ है ये इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, ये 2 इधर सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एक इस 2 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2cc प्लस सी हमारे पास रह जाएगा, तो ये 3cc के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट है वो 3 कोर कैपेसिटेंस के इक्वल आ गया। ये क्या था, हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके इधर लिख लिया। अब ये वाला जो कैपेसिटेंस है इसको हमने स्टार में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, तो ये दोनों एक ही लेग पे ऐड होंगे, तो एडिंग को हम पैरेलल में डिनोट करते हैं। तो ये जो सी इक्विवेलेंट है ये हमारे पास सी ई के पैरेलल में आ गया। तो अगर हम इनको भी एक कैपेसिटेंस बना दें, इसको हम सी एन कह लें, तो हमारे पास जो सी एन है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ये वाला। तो सी एन इक्वल हो गया इन दोनों के, ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये ऐड होंगे, तो सी ई प्लस सी इक्विवेलेंट। अब जो सी इक्विवेलेंट है हमारे पास वो किस चीज़ के इक्वल है, 3cc के। तो ये जो सी एन है ये हमारे पास आ गया सी ई प्लस 3ce। इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखें तो सी एन इज इक्वल टू सी ई प्लस सी इक्विवेलेंट, ये इस सर्किट के लिए आ गया। अब जो हमारे पास सी इक्विवेलेंट की जगह अगर हम सी में इसकी वैल्यू लगा दें, तो सी इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास 3cc के इक्वल आ गया, तो जो सी एन है वो हमारे पास आ गया सी ई प्लस 3cc। तो अगर हमें ये सी ई और सी की वैल्यूज़ पता हो तो हम इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है स्टार कनेक्टेड वो हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो चार्जिंग करंट है इसके लिए जो हमारे पास जो शीट में या केबल में जो चार्जिंग करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू हम निकालेंगे वी फेज़ डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर फेज़। तो ये हमारे पास इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे उसको हम वी फेज़ कहेंगे, और इसकी जो रिएक्टेंस है उस पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो चार्जिंग करंट है वो आ जाएगा। तो हमारे पास वी फेज़ है यहाँ पे, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो 1/2 पाई FC होता है। वो 1/, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहें ये डिवीज़न में होगा तो ये 2 पाई FCN इंटू वी
फेज़ के इक्वल आ गया। अब इसमें अगर हम Cn की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये जो Ce है और 3Cc मतलब Cc की वैल्यू गिवन हो तो हम आसानी से उसका चार्जिंग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं Ce और Cc के मेजरमेंट्स की तरफ। तो इसके लिए दो तरीके यूज़ होते हैं, बल्कि तीन तरीके यूज़ होते हैं। पहले तरीके में ये है कि जो सारे Cc कोर कैपेसिटेंस है उनको एक बंच में हम कंसिडर कर लेते हैं, मतलब उनको एक कैपेसिटेंस कंसिडर कर लेते हैं। तो उससे Cc हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो 3 कैपेसिटेंसेस हैं Ce वो पैरेलल में रह जाएंगे। तो अगर हम उसकी कैपेसिटेंस मैयर करना चाहें और उस मैयर्ड कैपेसिटेंस को हम C1 कह लें तो C1 हमारे पास 3Ce के इक्वल आ जाएगा। तो इससे अगर हम Ce की वैल्यू निकालना चाहें तो जो हमारे पास मैयर्ड कैपेसिटेंस होगी C1 डिवाइडेड बाय 3 होगी। तो ये टेस्ट यूज़ होता है Ce को मैयर करने के लिए। सेकंड टेस्ट में ये होता है कि पहले टेस्ट में हम 3 कोर्स को बंच कर रहे थे, मतलब एक कलेक्टिव ग्रुप बना रहे थे उसका, और उसकी कैपेसिटेंस मैयर कर रहे थे, तीनों का कलेक्टिव। तो इस तरीके में 2 कोर्स जो है उनको बंच कर रहे हैं। तो इस केस में जो मैयर्ड कैपेसिटेंस होगी वो हमारे पास इक्वल आएगी 2Cc प्लस Ce के। एक तीसरा तरीका यूज़ होता है, उसमें यह होता है कि एक जो थर्ड कोर होता है हमारे पास उसको किसी ख़ास डिस्टेंस पे एक शीट के साथ, मतलब जो केबल की शीट है उसके साथ अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो उस मेथड में हमारे पास जो मैयर्ड कैपेसिटेंस होगा वो C3 होगा। इससे हम Cc और Ce की वैल्यू निकाल सकते हैं, बल्कि डायरेक्ट Cn भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे। जो C3 है वो हाफ Cn की इक्वल आ जाएगा इसमें, और Cn की वैल्यू हमारे पास ये Ce प्लस 3Cc के इक्वल होती है। तो ये 3 टेस्ट भी यूज़ होते हैं Ce और Cc को मैयर करने के लिए। अब हम आते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो वो एग्ज़ाम्पल भी कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है कि द कैपेसिटेंस पर किलोमीटर ऑफ अ 3 फेज बेल्टेड केबल इज़ 0.3 माइक्रोफेराड। तो इसमें हमें एक बेल्टेड केबल का जो पर किलोमीटर कैपेसिटेंस है वो दिया है, और ये कौन सा कैपेसिटेंस है, बिटवीन द 2 कोर्स, मतलब जो 2 कोर्स हैं उनके दरमियान कैपेसिटेंस है। और थर्ड कोर जो है वो हमारे पास कनेक्टेड टू लीड शीट। तो ये तीसरे वाला जो टेस्ट है वो बन रहा है, क्योंकि उसमें हमने कहा था कि एक डिस्टेंस पे हमारे पास या जो थर्ड कोर है उसको लीड शीट के साथ कनेक्ट करते हैं, और बाकी के 2 कोर्स के दरमियान हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें फिर कहा गया है कि कैलकुलेट द चार्जिंग करंट टेकन बाय 5 किलोमीटर ऑफ दिस केबल व्हेन कनेक्टेड टू अ 3 फेज 500 हर्ट्ज 11 किलोवोल्ट सप्लाई। ये हमें वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और उसका वोल्टेज लेवल गिवन है सप्लाई का, और कहा गया है कि जो चार्जिंग करंट है इस केबल के लिए कैलकुलेट करें जिसकी कैपेसिटेंस 0.3 माइक्रोफेराड पर किलोमीटर है, और लेंथ गिवन है कि इसका 5 किलोमीटर जो हमारे पास केबल होगा वो कितना चार्जिंग करंट लेगा। तो हमारे पास ये तीसरे वाला केस बन रहा है। तो इसमें हम पहले मैयर्ड कैपेसिटेंस जो C3 है वो कैलकुलेट करेंगे। हमें पर किलोमीटर के हिसाब से गिवन है 0.3 माइक्रोफेराड। तो हमने कैलकुलेट करना है पूरे केबल का, और उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 5 किलोमीटर है। तो 1.5 माइक्रोफेराड जो है वो 5 किलोमीटर केबल के लिए मैयर्ड कैपेसिटेंस आ गया।
अब वी फेज़ भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास ये 11 किलो वोल्ट जो है वो हमारे पास है लाइन वोल्टेज, उसको हमने √3 से डिवाइड किया तो वी फेज़ हमारे पास आ गया 6351 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है 50 हर्ट्ज़। तो हमने जैसा कि आर्टिकल 11.15 में देखा, जिसमें हमने 3 टेस्ट पढ़े, उसमें तीसरा टेस्ट ये बन रहा है, उसके रिस्पेक्ट से हमने Cn कैलकुलेट किया था, 2C3 के इक्वल आ रहा था वो। तो 2C3 में C3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 माइक्रोफेरेड हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब हमने सिंपली चार्जिंग करंट में का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है VPH और Cn और फ्रीक्वेंसी का, तो हमारे पास ये जो चार्जिंग करंट है ये हमारे पास आ गया। अब एक दूसरे एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो इसमें कहा गया है कि द 3 कोर्स बंच टुगेदर, तो ये पहले वाला टेस्ट बन रहा है, तो हम इसमें पहले वाला फार्मूला जो टेस्ट है उसका फार्मूला लगाएंगे जो कि था C1 = 3CE। बाकी क्वेश्चन उसी तरह है जिस तरह हमने पिछले केस में देखा, इससे हम CC निकालेंगे, CE की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे इन दोनों को यूज़ करते हुए हम Cn की वैल्यू निकालेंगे, और जब हमारे पास Cn की वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी और वी फेज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, चार्जिंग करंट निकाल सकते हैं। तो ये एक इजी एग्जांपल है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की तरफ। तो थर्मल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। द थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स divided by the heat flowing between them in a unit time। तो थर्मल रेजिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको अगर हम डिवाइड करें हीट फ्लोइंग बिटवीन दोज पॉइंट्स इन अ यूनिट टाइम, तो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। मतलब हमारे पास लेट सपोज 2 पॉइंट्स हैं, एक है 0.1 और ये हो गया 0.2। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लेट सपोज हमारे पास 5 डिग्री C है और यहाँ पे 20 डिग्री C। तो इन दोनों के जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तकरीबन 15 आ रहा है, और लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर 5 वाट फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में जो हीट होती है वो पावर डिसिपेशन की वजह से आती है, तो SI सिस्टम में हम इसको वाट में कंसिडर करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 5 होगी, तो इससे हमारे पास 3 ओहम की रेजिस्टेंस आती है। तो ये हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो हमारे पास वाट में होती है, तो जो ये हीट फ्लोइंग है वो दरअसल पावर डिसिपेशन होती है। तो टेम्परेचर को अगर हम T से डिनोट करें और जो वाट्स डिसिपेटेड होती हैं वो उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस को S से डिनोट करें तो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला S = T डिवाइडेड बाई P आता है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो ये हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी है, S इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया A। तो इसको अगर हम इक्वलिटी में लिखना चाहें, इक्वेशन में लिखना चाहें, तो S = KL डिवाइडेड बाय A। ये जो K है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम थर्मल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो थर्मल रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो होती है, तो इसी तरह थर्मल रेजिस्टिविटी K = SA डिवाइडेड बाय L। तो ये हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है और थर्मल रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमारे पास ये आता है।
अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक के जो थर्मल रेजिस्टेंस है एक सिंगल कोर के केबल के लिए, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास ये एक सिंगल कोर केबल है, तो ये हमारे पास कोर है। अब इस कोर के सरफेस से लेकर शीट तक ये सारा जो है ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन रहा है। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो कोर डायमीटर है, कोर का जो रेडियस है वो r है, और जो इनसाइड रेडियस ऑफ शीट है वो हमारे पास क्या है, r1 है। मतलब सेंटर से लेकर शीट तक हमारे पास r1 है, और k हमारे पास थर्मल रेजिस्टिविटी है। अब एक यूनिट लेंथ के लिए अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें एक स्मॉल थिकनेस के लिए, उसको हम dx कह लेते हैं। इसके लिए अगर हम स्मॉल जो थिकनेस है इसके लिए हम अगर थर्मल रेजिस्टेंस लिखना चाहे तो हमारे पास k ds जो डिफरेंशियल थर्मल रेजिस्टेंस है, मतलब डिफरेंशियल से मतलब ये है कि ये एक स्मॉल पोर्शन के लिए है, dx के लिए k मल्टीप्लाइड बाई dx डिवाइडेड बाई 2πx। तो dx इसका लेंथ आ गया इस स्मॉल पोर्शन का, और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया इस डाइलेक्ट्रिक का। तो 2πx हमारे पास एरिया आ गया। ये हमारे पास इस सिंगल स्मॉल एलिमेंट के लिए है। अब अगर हम कंप्लीट जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो इस इक्वेशन को हम r से लेकर r1 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो ये डिफरेंशियल और जो इंटीग्रल है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे s रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएंगी विद लिमिट्स r टू r1। तो ये हमारे पास r टू r1 k मल्टीप्लाइड बाई dx डिवाइडेड बाई 2πx। अब यहाँ पे ये जो k और 2πx है ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गए, और 1/x जो है वो हमारे पास रह गया। 2π कांस्टेंट था, x हमारे पास वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1/x। अब 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आती है, नेचुरल लॉग आती है, लॉग विद बेस e, ये नेचुरल लॉग आता है। तो ये हमारे पास आ गया log e r1 डिवाइडेड बाई r1। तो ये किस तरह आया, क्योंकि हमारे पास ln ऑफ x इसकी क्या आ गई, इंटीग्रेशन आ गई, और इसके जो लिमिट्स हैं वो हैं r टू r1। तो इसमें अगर हम लिमिट्स पुट करना चाहें x की जगह तो ये ln ऑफ r1 माइनस ln ऑफ क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं, तो ये log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको डिवीजन में लिख रहे हैं, ln ऑफ r1 डिवाइडेड बाय r। तो ये हमारे पास थर्मल ओहम्स पर मीटर लेंथ ऑफ केबल के लिए ये फार्मूला आ गया, पर मीटर लेंथ के लिए। फिर हमारे पास जितने भी लेंथ गिवन होंगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, और हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब हम आते हैं परमिसिबल करंट लोडिंग ऑफ अ केबल की। एक केबल के लिए परमिसिबल करंट लोडिंग क्या हो सकती है, मतलब उसकी क्या लिमिट हो सकती है। तो लेट सपोज हमारे पास एक केबल है जो कि अंडरग्राउंड है, और उसमें जो परमिसिबल करंट पर कंडक्टर है उसको हम I से डिनोट करते हैं, और उसमें n नंबर ऑफ कंडक्टर्स यूज़ किए गए हैं। उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ एट अ वर्किंग टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे, वर्किंग टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की हमारे पास R है, और जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास पर मीटर लेंथ के लिए S से डिनोट किया हुआ है। T जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है या टेम्परेचर राइज है बिटवीन द कंडक्टर एंड द सॉइल, मतलब सॉइल के रिस्पेक्ट से उसकी टेम्परेचर कितनी ज़्यादा है। इसमें हम शीट लॉसेस और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को निगलेक्ट कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो
हमारे पास जो पावर डिसिपेशन होती है वो एक कंडक्टर में हमारे पास I²R होगी और नंबर ऑफ़ कंडक्टर n के लिए हमारे पास NI²R ये पावर डिसिपेशन है। अभी हमने पिछले उसमें देखा कि जो पावर डिसिपेशन है, थर्मल रेजिस्टेंस के डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाए तो हमारे पास ये है थर्मल रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर राइज डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेशन। इसे अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है ये डिवीजन में आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर टेम्परेचर राइज रह जाएगा। तो ये पावर डिसिपेशन हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो पावर डिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ रही है और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ रही है। तो इसमें NI²R अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पावर डिसिपेटेड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल लिख लेते हैं। तो NI²R इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई S। अब इससे हम I की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये N और R इधर डिवीजन में आ जाएंगे, तो ये आ गई डिवीजन में और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए राइट हैंड साइड का हम अंडर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास I इज इक्वल टू अंडर रूट T डिवाइडेड बाई NRS। R जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और S जो है वो थर्मल रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे पास परमिसिबल करंट लोडिंग है, मतलब इस करंट की वैल्यू तक अगर केबल में फ़्लो करता है तो वो केबल जो है विदाउट पावर एक्स्ट्रा पावर डिसिपेशन या विदाउट हीटिंग वो इस लोड को बर्दाश्त करेगा। अगर इससे बढ़ेगा तो फिर हमारे पास केबल के डैमेज होने का भी ख़तरा है, ओवर हीट होने का भी ख़तरा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्मल रेजिस्टेंस है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। उसमें कहा गया है कि एक सिंगल कोर केबल है इज़ लेड इन द ग्राउंड, द कोर डायमीटर बीइंग 30 mm। तो ये हमारे पास R की वैल्यू गिवन है और जो डाइलेक्ट्रिक थिकनेस है R1 वो हमारे पास 40 mm का डाइलेक्ट्रिक थिकनेस है। तो इससे हम R की वैल्यू निकालेंगे। ये डायमीटर है, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर इसमें ये 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। द थर्मल रेजिस्टिविटी इज़ 5 थर्मल ओहम मीटर्स। ये K की वैल्यू गिवन है थर्मल रेजिस्टिविटी की। एंड द थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन द शीट एंड द ग्राउंड सरफेस इज़ 0.45 थर्मल ओहम पर मीटर है। अब यहाँ पे पर मीटर हमें थर्मल रेजिस्टेंस गिवन है। Neglecting dielectric and sheath losses, estimate the maximum permissible current loading if the temperature difference between the conductor and the ground surface is not to exceed 55 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है और इसमें हमें कहा गया है कि क्या परमिसिबल करंट लोडिंग जो मैक्सिमम है, मतलब इस टेम्परेचर के लिए हमें परमिसिबल करंट लोडिंग फाइंड करना है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज़ 110 माइक्रो ओम पर मीटर लेंथ। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो उसमें थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द केबल इज़, वो हमने जो फार्मूला डिराइव किया था उस फार्मूले में हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस जो डाइलेक्ट्रिक की है वो निकल आएगी। तो S1 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 2 पाई log E R1 डिवाइडेड बाई R। अब हमें R की वैल्यू यहाँ पे 30 मिलीमीटर से आ जाएगी, ये 15 मिलीमीटर। R की वैल्यू आ गई, 30 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि ये डायमीटर गिवन है और 40 जो है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक थिकनेस है, मतलब इसमें हम ये 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 55 mm जो है वो हमारे पास R1 आ गया है। ये सारे वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.03 थर्मल ओम पर मीटर लेंथ। पर मीटर लेंथ के लिए हमारे पास ये आ गई। अब सॉइल की थर्मल रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमारे पास S2 है, वो 0.45 थर्मल ओम पर मीटर लेंथ गिवन है।
टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास S1 प्लस S2 आ जाएगा, तो ये टोटल थर्मल रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ 1.48 आ जाएगी। अब इससे हम जो परमिसिबल करंट लोडिंग है उसका फार्मूला यूज़ करते हुए मैक्सिमम परमिसिबल करंट लोडिंग निकाल सकते हैं। टी की जो लिमिट है मैक्सिमम टेम्परेचर की वो हमें गिवन है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। एन की वैल्यू पर मतलब एक कंडक्टर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एन की वैल्यू हम 1 लेंगे और आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एस की वैल्यू भी हमने फाइंड कर रखी है। तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो परमिसिबल करंट लोडिंग इस केबल के लिए 581 एम्पेयर आ रहा है। मतलब इसकी जो करंट रेटिंग है वो ये है, इससे ज़्यादा करंट ये केबल बर्दाश्त नहीं कर सकता नॉर्मल वर्किंग के लिए। अब आते हैं हम टाइप ऑफ केबल फॉल्ट्स की तरफ। तो जो केबल में मोस्ट लाइकली जो फॉल्ट्स अकर होते हैं अंडरग्राउंड केबल में वो 3 तरह के हैं। एक ओपन सर्किट फॉल्ट है और दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है और तीसरा जो है वो अर्थ फॉल्ट है। ओपन सर्किट फॉल्ट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि अगर केबल में कोई एक भी कंडक्टर टूटा हुआ है तो इस केबल में हमारे पास ओपन सर्किट फॉल्ट आएगा। ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट है ये मेगर के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम तीनों कंडक्टर्स के मतलब तीनों कोर्स को, जो कंडक्टर के कोर्स होते हैं उसके फार एंड्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और उसको अर्थ करते हैं। फिर जो मेगर है उससे हम अर्थ और कंडक्टर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। तो मेगर हमारे पास जो कंडक्टर टूटे हुए नहीं है उसके दरमियान ज़ीरो रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा और जो कंडक्टर टूटा हुआ है मेगर उसके लिए इन्फिनिट रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंडक्टर जो है वो ओपन है या टूटा हुआ है, इसमें ओपन सर्किट फॉल्ट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है वो आता है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि कोई भी दो कंडक्टर्स अगर आपस में उनकी इंसुलेशन ख़राब हो जाए और वो दोनों इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आ जाए, शॉर्ट हो जाए, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। अगेन हम इसको मेगर के मदद से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और वो इस तरह के जो दो टर्मिनल्स मेगर के होते हैं उसको हम दोनों कंडक्टर के साथ मतलब एक कंडक्टर के साथ लगाएंगे, फिर उसको बारी बारी एक एक कंडक्टर के साथ उसको चेक करेंगे। तो जिन दो कंडक्टर के दरमियान वो ज़ीरो रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा वो दो कंडक्टर हमें पता चल जाएंगे कि इन दोनों की जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो चुकी है और इन दोनों में कांटेक्ट है, ये दोनों शॉर्ट हैं। तो इस तरह के जो फॉल्ट्स हैं वो उसको हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। अब तीसरा जो फॉल्ट आता है वो अर्थ फॉल्ट आता है और वो ये है कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जो वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आ जाए अर्थ के साथ, मतलब वो शॉर्ट हो जाए अर्थ के साथ, तो उसको हम अर्थ या ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक टर्मिनल ऑफ मेगर है जो उसको हम कनेक्ट करते हैं कंडक्टर के साथ और जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम अर्थ के साथ जोड़ देते हैं। तो जिस कंडक्टर के साथ वो ज़ीरो रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कंडक्टर अर्थ के साथ या शीट के साथ हमारे पास क्या है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो इससे हम जो है वो अर्थ फॉल्ट निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं लूप टेस्ट फॉर लोकेशन ऑफ फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में जो फॉल्ट्स आते हैं उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए जो लूप टेस्ट किए जाते हैं वो दो तरह के हैं। एक मरे लूप टेस्ट है, एक दूसरा वार्ले लूप टेस्ट है। मरे लूप टेस्ट से हम शॉर्ट सर्किट और जो अर्थ फॉल्ट है वो दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मरे लूप टेस्ट को अर्थ फॉल्ट के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये अरेंजमेंट नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, पी और क्यू वेरिएबल रेजिस्टेंस है
और यहाँ पे ये जो है ये साउंड केबल है, मतलब जिस केबल में फॉल्ट नहीं है, और ये जो है ये फॉल्टी केबल है। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है इस साउंड केबल के साथ बी और डी एंड, जो फार एंड्स हैं साउंड केबल के और फॉल्टी केबल के, दोनों फार एंड्स जो हैं वो लो रेजिस्टेंस कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो P, Q, R और X जो है, R क्या है, साउंड केबल की रेजिस्टेंस है टेस्ट एंड से लेकर जिस पॉइंट पे फॉल्ट है उस तक हमारे पास क्या है, उसकी रेजिस्टेंस है R, और जो बाकी का लेंथ है C तक उसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, X है। तो ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट रेजिस्टेंस है और ये जो है ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस बना रहे हैं P और Q। तो A, B, D और C ये चारों पॉइंट्स मिलके एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं जिसके ब्रांचेस R, X, P और Q बन रहे हैं। तो R हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है, ये टेस्ट एंड से लेकर फॉल्ट लोकेशन तक जो रेजिस्टेंस है वो R है, और बाकी का केबल लेंथ है उसकी रेजिस्टेंस X है, और P और Q हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंसेस हैं। अब यहाँ पे जब बैलेंस कंडीशन होगा तो गैल्वानोमीटर ज़ीरो करंट डिटेक्ट करेगा, और बैलेंस कंडीशन अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, P और Q की रेजिस्टेंस को हम चेंज करते रहते हैं, तब तक चेंज करते हैं जब तक गैल्वानोमीटर ज़ीरो करंट इंडिकेट नहीं करता। तो जब बैलेंस कंडीशन अगर हो जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला इक्वेशन हम इधर लगाएंगे, P डिवाइडेड बाई Q, ये जो इनका रेशो है वो इक्वल होगा R और X के रेशो की। अब दोनों साइड पे अगर हम 1 ऐड कर दें तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब लेट सपोज जो एक केबल है, मतलब यहाँ से A से लेकर B तक ये एक केबल है और C से लेकर D तक ये दूसरा केबल है। इस एक केबल की रेजिस्टेंस को अगर हम स्मॉल r से डिनोट कर दें तो हमारे पास जो ये R प्लस एक्स है, R और प्लस एक्स ये वाला, ये दो केबल्स बन रही हैं, तो दो केबलों की रेजिस्टेंस 2R की इक्वल हो जाएगी। तो ये R प्लस एक्स जो है ये 2R के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हम X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q इंटू 2R। तो ये तो हमने वो रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया जो साउंड केबल प्लस फॉल्ट के लोकेशन तक जो फॉल्टी केबल है उसका रेजिस्टेंस हमने उसके अलावा जो रेजिस्टेंस है X वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने चूँकि डिस्टेंस फाइंड करना है, टेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो फॉल्ट अकर हुआ है केबल में वो पॉइंट टेस्ट पॉइंट से कितना दूर है। तो हमारे पास जो D है वो इक्वल होगा X डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई L। R हमारे पास एक केबल की रेजिस्टेंस है और उसको अगर हम लेंथ L से डिवाइड करें तो हमें पर मीटर लेंथ, तो हमारे पास ये जो X है इसको डिवाइड करेंगे हम पर मीटर रेजिस्टेंस पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। अब X की वैल्यू इसमें हम पुट करें तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q इंटू 2L, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। अब ये जो 2L है, L हमारे पास एक कंडक्टर की लेंथ है, तो 2L हमारे पास ये दो कंडक्टर की लेंथ के बराबर है। ये जो पूरे का पूरा लूप है ये हमारे पास 2L के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया D इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q इंटू लूप लेंथ। तो 2L को हमने लूप लेंथ से डिनोट किया और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मीटर्स में आएगा। तो इस टेस्ट से हम अर्थ फॉल्ट जो है उसकी लोकेशन इस तरह फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए यही मेथड यूज़ होगा
और उसकी इक्वेशन भी कुछ इस तरह आती है Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q इंटू लूप लेंथ इन मीटर। तो बिल्कुल सेम मेथड हमारे पास उसके लिए भी यूज़ होता है। अब जो वायरले लूप टेस्ट है उसकी हमारे पास जो मेथड है वो भी तकरीबन मिलता जुलता है मरे लूप टेस्ट से। उसमें भी हमारे पास जो है वो लूप बनते हैं जिस तरह मरे लूप में बनते थे। तो ये इधर इस लेक्चर में हमारे पास आप लोगों को दिखाया गया है। इसको आप एज असाइनमेंट करेंगे और इसको आप लोगों ने नेक्स्ट वीक में सबमिट भी करना है। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ।